लास्ट वीडियो हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब आगे हम लोग को बढ़ना है एग्जाम्पल नंबर 1.4। ओके, द क्वेश्चन इज चार्ज मेटेलिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय नायलॉन थ्रेड, अनदर चार्ज मेटेलिक स्फीयर बी held by an insulating handle is brought close to A such that the distance between their center is 10 सेंटीमीटर। तो पहले ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा साइड में लेके आता हूँ। ओके, तो डायग्राम को मैं साइड में लेके आ गया हूँ। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इज ब्रॉड क्लोज टू ए सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 10 सेंटीमीटर। तो पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर था। ठीक है, एस वन इन फिगर 1.4। अब यहाँ पे 4 पॉजिटिव का साइन है और यहाँ पे 2 पॉजिटिव का साइन है, ये आप थोड़े से ध्यान में रखना। द रिजल्टिंग रिपल्सन ऑफ ए इज नोटेड। इन दोनों के बीच का रिजल्टिंग रिपल्सन हम लोग को नोट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल बाय साइनिंग ब्रीम, अब किसी भी तरीके से उसको नोट कर लिया है। स्फीयर ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज स्फीयर सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। तो ए को सी से टच कराया गया और बी को डी से टच कराया गया। एस वन फिगर 1.4 बी, सी एंड डी are then removed from B is brought closer to A and the distance of 5.0 सेंटीमीटर between their center as shown in figure 1.5। उसका क्या किया गया, फिर C और D को दोनों को हटा दिया गया है और इसको और पास लेके आए गए हैं। ओके, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्सन A ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम लॉ। तो पहले इन दोनों के बीच का रिपल्सन क्या था, स्फीयर A एंड C एंड B एंड D है आइडेंटिकल साइज। यहाँ पे हम लोग कुछ बोला गया है कि AC BD का साइज आइडेंटिकल है और ये मेटेलिक है, ये हमको पहले ही बताया गया था। इग्नोर द साइज ऑफ A एंड B इन कंपेरिजन टू सेपरेशन बिटवीन देम। अब इन दोनों का जो साइज है वो इन दोनों के सेपरेशन के कंपेरिजन में बहुत छोटा बोला गया है, क्योंकि जो हम लोग का कूलम्स लॉ है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई होता है। ओके, तो क्वेश्चन आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ने में बहुत टाइम हो गया हमको। तो अगर मैं बोलता हूँ कि हमको एग्जैक्ट नहीं बताया गया है कि चार्ज कितना कितना है, तो मैं मान के चलता हूँ कि इसके ऊपर चार्ज है Q1 और इसके ऊपर चार्ज है Q2, तो हम लोग का फोर्स हो जाएगा, और इस डिस्टेंस को मैं ले लेता हूँ स्मॉल r। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। ओके, देन हम लोग का फोर्स हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। ठीक है, इतना सिंपल है। अब नेक्स्ट हमको बोला गया है कि ये आइडेंटिकल साइज है, तो अगर इसका पहले Q1 था तो इसके ऊपर यहाँ से ये Q1/2 चार्ज चला जाएगा और उसके ऊपर कितना जाएगा, Q2/2 चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का साइज आइडेंटिकल है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं बोलता हूँ कुछ कितना चार्ज बचा होगा, Q1/2 चार्ज बचा होगा, और इसके अंदर कितना चार्ज बचा होगा, इसके अंदर Q2/2 चार्ज बचा होगा। ओके, अब एक चीज़ और कहा गया है कि जो 10 सेंटीमीटर था उसको 5 सेंटीमीटर कर दिया गया है, तो ये हो जाएगा r/2। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पे हम लोग का वैल्यू क्या आएगा। ओके, सो आफ्टर सेपरेशन के बाद हम लोग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो उसको मैं f प्राइम से डिनोट करता हूँ। तो f प्राइम से डिनोट करने के बाद ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इज इक्वल टू Q1/2 देन Q2/2 डिवाइडेड बाई r/2 का होल स्क्वायर। ओके, इसको कैलकुलेट करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/Q2 डिवाइड बाई 4 होल डिवाइडेड बाई r²/4। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा और ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई r², जो कि हम लोग का बराबर है पहले वाले फोर्स के। ओके, तो इसको आगे क्या लिखा है सॉल्यूशन उसको पढ़ लेते हैं। Thus the electrostatic force on A due to B remains unaltered। ठीक है, ए के ऊपर बी के द्वारा जो फोर्स लगाया गया था वो चेंज नहीं हुआ है, ये हमको बताया जा रहा है। ओके,
नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1.5। ओके, सो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसिडर थ्री पार्टिकल Q1 Q2 Q3 इच इक्वल टू Q। तो Q1 Q2 Q3 तीनों का जो चार्ज है वो इक्वल है एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम लोग का जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऑफ साइड एल, तीनों का साइड एल है। और ये जो फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q जो सेंटर में रखा हुआ है विथ द सेम साइन एज Q। ठीक है, इसका भी जो चार्ज साइन है वो सेम है। अगर मैं सबको पॉजिटिव लूंगा तो इसका भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव लेके चलते हैं ताकि हम लोग को आसानी हो। प्लेस्ड एट अ सेंट्रोइड ऑफ सेंटर। सेंट्रोइड मतलब जहाँ से सारा डिस्टेंस बराबर रहता है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस बराबर है। ओके, तो इसके ऊपर कितना फोर्स है वो हमको पूछा गया है। तो मैं इसको, हाँ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर ये मेरा स्मॉल क्यू है, ये कैपिटल क्यू है, तो F2 हो जाएगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई, इसको मैं कुछ डिस्टेंस बोल देता हूँ ए। ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। ए स्क्वायर F3 भी हो जाएगा के क्यू क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर। और F1 भी हमारा हो जाएगा के क्यू क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ओके, तो अभी हम लोग ये कर चुके हैं कि तीनों पोर्शन को हम लोग किसी ए के टर्म्स में लिख चुके हैं। अब इस ए का वैल्यू क्या होगा पहले वो फाइंड कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड अपना ध्यान दीजिएगा। ओके, अब हमको फाइंड करना है ए का वैल्यू कितना है। वैसे ये निकालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन निकाल लेते हैं क्योंकि बुक में ऐसा दिया हुआ। ओके, तो अगर मैं बात करूँ तो ए डी जो है, हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये हम लोग का ए डी लाइन है। ठीक है, दिस इज अवर ए डी लाइन एंड दिस इज अवर ए सी लाइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करने वाले हैं। ये एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि एक इक्वल ट्रायंगल है। और अगर हम लोग बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल हो जाता है हम लोग का 30 डिग्री। अगर मैं cos 30 यहाँ पे लेता हूँ तो हम लोग का आता है परपेंडिकुलर ए सी डिवाइड बाई ए डी। और यहाँ से ए डी आ जाएगा ए सी कॉस 30 दैट इज इक्वल टू, ए सी का वैल्यू कितना है एल और cos 30 का वैल्यू हो जाता है √3/2। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग को एक चीज़ और पता हो जाएगी कि अगर एक इक्विलेटर ट्रायंगल है तो वहाँ पे अगर हम लोग एक सेंट्रॉइड ड्रॉ करते हैं तो ये वाला जो डिस्टेंस है ए ओ और ये वाला जो डिस्टेंस है ओ डी, उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है। ओके, तो यहाँ से हमको ये पता है कि ए ओ इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ए डी। ठीक है, तो हमको लोग क्या पता है कि जो ए ओ जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस ए डी डिस्टेंस का 2/3 होता है। तो हमको ए डी मिल चुका है, तो यहाँ पे जस्ट पुट करते हैं। तो ये ए ओ क्या है, ए ओ बेसिकली हम लोग का कैपिटल स्मॉल ए है। ये 2/3 मल्टीप्लाई विथ √3/2 टाइम्स ए डी। और ए डी इज बेसिकली अवर एल। ओके, दिस इज इक्वल टू, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे और ये आ जाएगा, ये 2 से 2 कटेगा, ये हो जाएगा L/√3। तो इस सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास ये आएगा K3। तो एक को मैं पुट करके दिखाता हूँ, फिर बाकी आप लोग समझ जाइएगा। के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई ए का स्क्वायर इज L/√3 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर होगा 3 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 3K डिवाइड बाई एल स्क्वायर। ठीक है, इतना आप सभी को आसानी से समझ आ गया होगा। तो सिमिलरली सारे ही वैल्यूज हम लोग का वैसे ही आ जाएगा जैसे हम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और सबका डायरेक्शन हमको यहाँ पे समझ आ रहा है कि इसका डायरेक्शन होगा F1 का डायरेक्शन हो जाएगा नीचे की साइड, F2 का डायरेक्शन होगा इस साइड, F3 का डायरेक्शन होगा इस साइड। ओके, अब मैं इसको मिटा के थोड़ा से और अच्छे से लिखते हैं।
ओके, तो अभी तक हमको सबका डायरेक्शन समझ आ गया है। अब हमको यहाँ पे करना होगा वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन करने के लिए बस दो एक्सिस चूज करते हैं। एक्सिस को मैं ग्रीन से डिनोट करूंगा। सो दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। ओके, F2 को जब हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो F2 को दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक ये और एक ये पार्ट। अब ये एंगल हम लोग का 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा F2 cos 30 और ऊपर हो जाएगा F2 sin 30। सिमिलरली हियर दिस इज सॉरी, इधर हो जाएगा F3 cos 30 और ऊपर हो जाएगा F3 sin 30। ठीक है, इतना आप लोग को समझ आ गया होगा कि इसको जैसे हम लोग रिजॉल्व किए हैं। अब F2 और F3 और F1 तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इस साइड वाला जो पार्ट है, इस साइड का जो पार्ट है वो इस साइड को कैंसिल कर देगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अब अगर हम इसका अगर बात करते हैं तो ये हम लोग का क्या आएगा, इसका जब हम लोग बात करते हैं तो ये आता है F1 sin 30 इज 1/2 प्लस सॉरी F3 प्लस F2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा F3/2 प्लस F2/2। अब बेसिकली जो हम लोग का F3 और F2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं इसको कैपिटल F बाई, इसको मैं सिंपली कैपिटल F लिख सकता हूँ, जैसे F/2 इज इक्वल टू F। तो ऊपर की तरफ मेरा फोर्स लग रहा है कैपिटल F और नीचे की तरफ मेरा लग रहा है F1, जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए ये ऊपर वाला F और नीचे वाला F दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो रिजल्टेंट जो हम लोग का फोर्स रहेगा क्यू के ऊपर, वो हो जाएगा 0। ठीक है, ये अभी फॉर्मेट में नहीं लिख रहा हूँ मैं, फॉर्मेट में बुक में लिखा हुआ है, उसको हम लोग एक बार अच्छे से देख लेते हैं। सबके ऊपर हम लोग फोर्स निकाल लिए। द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F2 एंड F3 इज सेम अलोंग OA बाय द पैरेललोग्राम लॉ। जो पैरेललोग्राम लॉ हम लोग यूज किए हैं, अच्छा वो यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ यूज करके किए हैं, लेकिन इसको जस्ट वेक्टर प्रोडक्ट सॉरी वेक्टर सम बाय कंपोनेंट में करके हम लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ का यूज करेंगे तब भी आंसर हम लोग का सेम ही आने वाला है। देयरफॉर द टोटल फोर्स ऑन Q इज दिस आर कैप माइनस आर कैप। तो एक ऊपर की तरफ का आर कैप है और एक नीचे की तरफ का आर कैप है, तो माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0 वेयर आर कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग OA। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये वाला क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप से क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में व्हाट इज द फोर्स, अब हर एक के ऊपर कितना कितना फोर्स है वो हमको बताना है। ठीक है, ओके, सो जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन इज कि हमको यहाँ पे तीन पार्टिकल है, यहाँ पे सॉरी तीन चार्ज है, माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है। हमको बताना है कि सबके ऊपर कितना कितना फोर्स लग रहा है। देखो, अगर मैं इस पार्टिकल के बारे में इस चार्ज के बारे में बात करूं, तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा बाय सेकंड चार्ज सॉरी बाय फर्स्ट चार्ज, एंड एक इस डायरेक्शन में लग रहा होगा बाय थर्ड चार्ज। ठीक है, अब सेम इसके ऊपर भी एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, और सेम इसके ऊपर एक फोर्स इस साइड और एक फोर्स इस साइड। तो अगर हम लोग इसको बहुत अच्छे से देखें तो सबका चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, मैग्नीट्यूड आर इक्वल, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड, पहली चीज। दूसरा चीज, इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों का हम लोग का डिस्टेंस भी बराबर है। डिस्टेंस किससे बराबर है, इधर देखो, यहाँ पे एल है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एल है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी एल है। और यहाँ पे एक चीज और बोला गया है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर नहीं बोला जाता फिर भी हम लोग को ये समझ आ जाना चाहिए। ठीक है,
तो अगर मैं एक चीज के लिए मैग्नीट्यूड निकालता हूँ और सबके लिए मैग्नीट्यूड आ जाएगा, सो द मैग्नीट्यूड इज के क्यू वन के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर। सभी के लिए ये सेम मैग्नीट्यूड आने वाला है, ठीक है, वेयर के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आप सबको पता ही है। ओके, अब हमको मेन बात करना है डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो इसको अगर मैं कैपिटल एफ से डिनोट करता हूँ तो कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ, सभी को मैं लिख सकता हूँ एफ, ठीक है, सभी को मैं ऐसे एफ लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या बेटर रहेगा कि हम लोग इसको कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ के सॉल्व करें, या फिर डायरेक्ट पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगुलर लॉ लगा के इसको सॉल्व करें। तो हम लोग का कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा वो हम लोग की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंपोनेंट फॉर्म में डिवाइड करूँगा तो फिर डिवाइड करने के बाद फिर से एक ऊपर है, एक इस साइड है, नीचे की तरफ कुछ है नहीं, तो फिर से इसमें हम लोग को पैरेललोग्राम लॉ लगाना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट ही पैरेललोग्राम लॉ लगा लेते हैं, ठीक है। सो पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसको मैं कुछ दूसरे से नोट करता हूँ, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या है, अगर मेरे पास ये कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इसके बीच का एंगल थीटा है, तो जो हम लोग का रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जब मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमको सभी का मैग्नीट्यूड लेना होता है, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं F2 के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा एक रिजल्ट एंगल का भी बारे में बात होता है, टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ओके। तो अगर हम लोग का ऐसे टाइप का कोई सिस्टम है तो हम लोग इसको ऐसे टेन अल्फा करके अल्फा निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ F2 का, तो F2 का लिए क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर एफ इंटू एफ इंटू कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री होता है -1/2। तो यहाँ से F2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू -1/2, और ये हो जाएगा F2 सॉरी F2 इज इक्वल टू हो जाएगा F। इसका मतलब इस साइड जो हम लोग का मैग्नेट, जिस साइड जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी होगा जो सबका मैग्नीट्यूड है उसी के बराबर, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट इसी के फॉर्म में लिख सकते हैं, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड होगा, और सिमिलरली इसका भी मैग्नीट्यूड होगा क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल भी 120 डिग्री है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं एंगल निकालने के बारे में, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू बी, जो हम लोग का यहाँ पे एफ हो जाएगा, साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाई ए, जो कि हम लोग के यहाँ पे एफ हो जाएगा, प्लस बी, फिर से ये एफ हो जाएगा, कॉस 120 डिग्री। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस -1/2। तो इसको सॉल्व करने से हम लोग का टेन अल्फा आ जाता है 10 अल्फा हमारा आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 3। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग का जो ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री हो जाएगा, और सेम ये एंगल भी हम लोग जाएगा 30 डिग्री। अब सिमिलर वे में हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इस पर जब हम लोग पैरेललोग्राम लॉ जब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे एंगल 120 की जगह रखेंगे 60 डिग्री, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर यहाँ पे आएगा √3f, ठीक है, जो यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है, ये देखो, ये आएगा √3f के बराबर। और जब अब यहाँ पर भी हम लोग इसके हेल्प से हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इसको सब इधर कंपोनेंट का फॉर्म में ब्रेक करके ये वाला और ये वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा और हम लोग का ये वाला कंपोनेंट बचेगा। तो इस फॉर्म में भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके।
तो आज के लिए इतना क्वेश्चन काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।